हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वह दो चरणों में देखने को मिलता है। एक 1890 के बाद 1915 तक और दूसरी गतिविधियां देखने को मिलता है 1922 से लेके फिर 1922 के बाद। पहला चरण 1890 से लेके 1915 तक मिलता है, फिर दूसरा चरण 1922 के बाद देखने को मिलता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी चरण का पहला चरण पढ़ रहे हैं। भारत में क्रांतिकारी जो लोगों ने जो कांड किए, जो अंजाम किया, उसके बारे का पहला चरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा बंगाल के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ तो वहां की जनता में आक्रोश की भावना आ गई, और जब वहां आक्रोश की भावना आई जनता में तो सरकार ने बहुत ही उसका दमन किया क्रूरतापूर्वक। उससे लोगों के अंदर जो है क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई। क्रांतिकारी गतिविधियां चाहे क्रांतिकारी भावना काफी बढ़ गया, और ये लोगों को लगने लगा कि युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है अंग्रेजों को यहां से भगाने का। छापामार युद्ध भी शुरू कर दिया गया। बंगाल में देखने को मिलता है छापामार युद्ध शुरू हुआ। फिर यह जो बंगाल से क्रांतिकारी गतिविधियां बाहर भी फैली, जैसे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी। मतलब अगर परीक्षा पूछा जाए कि क्रांतिकारी गतिविधियां कहां से शुरू हुई तो महाराष्ट्र से शुरू हुई, लेकिन जब बंगाल में शुरू हुआ क्रांतिकारी गतिविधियां तो ये यहां से बाहर भी जाने लगा। जैसे बिहार गया, उड़ीसा गया, दिल्ली गया, उसके बाद पंजाब में गया, मद्रास में गया। इन सब क्षेत्रों में हम लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलता है। बहुत सारे जो क्या कहते हैं जो पत्रिका थी, जो अखबार पत्र थे, जैसे युगांतर, भवानी मंदिर, मुक्ति कौन पथे, ये सब जो समाचार पत्र थे, युगांतर हुए, भवानी मंदिर हुए, मुक्ति कौन पथे हुए, वर्तमान रणनीति हुआ, ये सब पुस्तक जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए काफी काम कर रहा था। वर्तमान रणनीति। बंगाल में देखा गया कि कुछ व्यायाम मंडल, व्यायाम टाइप का, जैसे कि चापेकर बंधुओं ने खोला था ना महाराष्ट्र में, उसी तरह बंगाल में भी व्यायाम मंडल ही खोला गया, जहां लोगों को व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी, एक्सरसाइज करने का शिक्षा दिया जाता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वहां पर एक्सरसाइज कम और देश का क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का प्लानिंग ज्यादा बनता था। इसी में सबसे पहले एक समिति बना, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1903 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1903 में कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक थे परमथ नाथ मित्र। इसके संस्थापक कौन थे? परमथ नाथ मित्र और सतीश चंद्र घोष। परमथ नाथ मित्र और सतीश चंद्र घोष। सतीश चंद्र घोष जो है एक शेखर बंदोपाध्याय की किताब है। शेखर बंदोपाध्याय की किताब है। तो अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1903 में, शेखर बंदोपाध्याय के अनुसार सतीश चंद्र घोष इसका आंसर मानता है। लेकिन सुमी सरकार वगैरह जो भी राइटर हैं वह मानते हैं कि परमथ नाथ मित्र ही इसके संस्थापक थे। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1903 में कलकत्ता में हुआ था उसके संस्थापक कौन थे, अगर परमथ नाथ मित्र चॉइस में है तो आप परमथ नाथ मित्र ही मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परमथ नाथ मित्र चॉइस में नहीं है
तब आप सतीश चंद्र घोष मारिएगा, क्योंकि शेखर बंदोपाध्याय की किताब में सतीश चंद्र घोष लिखा हुआ है। हमने दोनों का नाम लिखा दिया है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1903 में कलकत्ता में हुआ था। इसके संस्थापक परमथनाथ मित्र थे। सुमित सरकार का भी मानना है, इतिहासकार है, किताब है उनका। और शेखर बंदोपाध्याय के अनुसार सतीश चंद्र घोष है इसके संस्थापक। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो परमथनाथ मित्र चॉइस में है तो परमथनाथ मित्र ही लगाइएगा, अगर नहीं है तो सतीश चंद्र घोष चॉइस में आप लोग लगाइएगा। एक नरेंद्र भट्टाचार्य भी इसमें थे। नरेंद्र भट्टाचार्य भी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे, लेकिन दो ही आदमी इंपॉर्टेंट है, परमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र घोष। इस अनुशीलन समिति में कहने के तो एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह चाहे शरीर को मजबूती सिखाया जाता था, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाना। जो आक्रोश आ गया है ब्रिटिश सरकार को, जो है युद्ध के द्वारा या छापामार के द्वारा किसी तरह इनको यहां से मारपीट के भगा देना, यही उद्देश्य था। इसमें अनुशीलन समिति के जो कलकत्ता ब्रांच शाखा का सदस्य थे वो अरविंद घोष भी थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। अरविंद घोष के भाई भी जो थे बारिंद घोष, वो भी जो थे वो अनुशीलन समिति के सदस्य थे। बारिंदर घोष ने भवानी मंदिर नाम का एक पुस्तक लिखा था, और ये भवानी मंदिर में आनंद मठ की तरह, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है उसी तरीके से मिलता जुलता इसमें भी भाव है। अरविंद घोष और बारिंद घोष अनुशीलन समिति के सदस्य थे। बारिंद घोष ने भवानी मंदिर लिखा, और इसमें भी वही भाव है जो आनंद मठ का भाव है। बारिंद घोष ने युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला 1906 में। बारिंद घोष ने युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला, और इसके प्रथम संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त इसके प्रथम संपादक थे। यह हो गया अनुशीलन समिति के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। लेकिन अनुशीलन समिति 1903 में स्थापित हुआ था आपको कलकत्ता में, लेकिन उसके पहले 1902 में बंगाल के मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना हो गई थी। बंगाल के मिदनापुर में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हो गई थी, और इसके संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ज्ञानेंद्र नाथ बसु इसके संस्थापक थे। बंगाल के जो मिदनापुर में अनुशीलन समिति थी उसकी स्थापना 1902 में ही हो गई थी, और इसके संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु। उसके बाद अनुशीलन समिति ढाका में भी स्थापित हुआ था। बांग्लादेश में है ढाका, वहां भी स्थापित हुआ था, और यह अक्टूबर 1906 में स्थापित हुआ था ढाका में। और इसके संस्थापक वही थे पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास। अनुशीलन समिति का एक शाखा ढाका में स्थापित किया गया, और अक्टूबर 1906 में स्थापित हुआ था। पुलिन बिहारी दास ने स्थापना किया था। पुलिन बिहारी दास वही जो बांग्लादेश में बर्रा डकैती से जुड़े हुए हैं, कल मैंने बताया था। पुलिन बिहारी दास जो बर्रा डकैती को अंजाम दिए थे, वही जो है ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना अक्टूबर 1906 में किए थे। मैंने कल आपको खुदीराम बोस के बारे में चर्चा किया था। एक बात याद रखिएगा, खुदीराम बोस एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको सबसे कम उम्र में भारत में अंग्रेजों ने फांसी का सजा दिया था। उनका जब खुदीराम बोस को फांसी मिल रहा था तो 18 साल 18 वर्ष 8 महीना के थे। सॉरी, 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन के थे। जब खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था तो उनकी उम्र 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन। भारत में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को ही मिला था। प्रफुल्ल चाकी के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। अपनी ही गोली, अपने पिस्तौल से गोली चला के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अभिनव भारत के बारे में थोड़ा सा एक चीज है, कुछ अभिनव भारत के बारे में बताना चाह रहे हैं। कल चर्चा हुआ था, मित्र मेला बी डी सावरकर ने स्थापित किया था।
याद ही होगा 1899 में। यही संस्था 1904 में जो है मित्र मेला भी नासिक में स्थापना हुआ था और अभिनव भारत भी नासिक में स्थापना हुआ था। 200 सदस्यों ने मिलकर मित्र मेला के जो है नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किया था। संस्थापक थे वीडी सावरकर, याद ही होगा। वीडी सावरकर ने इटली में मैजनी थे, उनका जो मैजनी का पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था मैजनी पर, वीडी सावरकर ने। मैंने कल आपको बताया था नासिक के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दिया था जैक्सन, जिला जज नासिक के थे जैक्सन, उनको मार दिया गया था। तो अनंत लक्ष्मण कठारे ने मारा था। तो नासिक षड्यंत्र केस चला था, कल मैंने चर्चा किया था, याद होगा, नासिक षड्यंत्र केस। तो नासिक षड्यंत्र केस जब चल रहा था तो वीडी सावरकर थे इंग्लैंड में। कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। तो इनको भी चूंकि इन्हीं के कहने पर यह कांड हुआ था, नासिक षड्यंत्र केस हुआ था, तो वीडी सावरकर को जो इंग्लैंड से भारत लाया गया, तो उस जहाज, जिस पानी के जहाज से लाया गया था, उस जहाज का नाम था एसएस मोरिया। उस जहाज का क्या नाम था? एसएस मोरिया। और 8 जुलाई 1910 को उनको लाया गया था, लाने का प्लानिंग था। एसएस मोरिया जहाज से इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही मार्सेलस नामक बंदरगाह पर जहाज रुकी, ये क्या किए? पानी में कूद गए। जब पानी में कूद गए, लेकिन बाद में ये फिर अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, भारत लाए और फिर इनको जो है काला पानी का जो सजा दिया गया वह तो आगे जानते ही आप लोग। अच्छा हाँ, ढाका का जो अनुशीलन समिति था, क्योंकि अनुशीलन समिति 3 है, मिदनापुर का अनुशीलन समिति, कलकत्ता का अनुशीलन समिति और ढाका का अनुशीलन समिति। लेकिन इसमें जो सबसे संगठित अनुशीलन समिति है वह है ढाका का अनुशीलन समिति। इसको याद रखिएगा, ढाका का अनुशीलन समिति सबसे संगठित अनुशीलन समिति है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सबसे पहला सिद्धांत दिए थे वो अरविंदो का दिया हुआ है, अरविंद घोष का दिया हुआ है। अरविंद घोष ने ही कहा था कि लगातार जनता को जो है आंदोलन करते रहना चाहिए जब तक कि उसको एक तरह से स्वतंत्रता न मिल जाए। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, ये सब जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था। ये सब कुछ चर्चा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि फिर से कर। एक आप सुनते होंगे इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्र क्रांतिकारी आंदोलन का, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये इनकलाब जिंदाबाद एक बहुत बड़ा नारा था। तो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो दिया हुआ है हसरत मोहानी का। किनका दिया हुआ है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी का दिया हुआ है। लेकिन इसको पॉपुलर बनाए थे भगत सिंह। बात को समझिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो लिखा गया है वो हसरत मोहानी ने लिखा है, लेकिन इसको पॉपुलर कौन बनाया? भगत सिंह। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, और चॉइस भगत सिंह ही रहता है, तो अब भगत सिंह ही देना पड़ेगा। लेकिन मूलतः हुआ लिखा हुआ है हसरत मोहानी का, लेकिन भगत सिंह ने उसको पॉपुलर कर दिया था। अब हम लोग आते हैं पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां। देखिए, पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ने का कारण क्या है? निरंतर अकाल आ रहा था और वहां के किसान काफी त्रस्त आ गए थे, और ऊपर से अंग्रेज क्या करता था? भू राजस्व बढ़ा देता था। आपको पता ही होगा कि पंजाब के क्षेत्र में महलवारी राजस्व व्यवस्था था, ये आपको पता ही होगा। एक थे जितिन मोहन चटर्जी। जितिन मोहन चटर्जी, क्या नाम है उनका? जितिन मोहन चटर्जी। ये सहारनपुर में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? सहारनपुर में ही रहते थे। 1904 में इन्होंने भारत माता सोसाइटी का स्थापना किया सहारनपुर में। सहारनपुर पंजाब से एकदम सटा हुआ है। भारत माता सोसाइटी का स्थापना 1904 में इन्होंने किया। इसके सदस्य थे लाला हरदयाल,
सूफी अंबा प्रसाद, लाला हरदयाल, सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह, ये सब इसके सदस्य थे और काफी लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। लाला हरदयाल भी जो है 1907 में लाला लाजपत राय को और अजीत सिंह को देश से निकाल दिया गया, तो लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, लाला हरदयाल विदेश भाग गए। ये सब इस कारण हुआ। लेकिन जब गदर आंदोलन हुआ, हम पढ़ाएंगे गदर आंदोलन, तो गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में पंजाब ही था। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था भारत में? पंजाब था। अब देखिए थोड़ा सा मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियां। मद्रास में भारत माता समिति का स्थापना किया गया। भारत माता समिति का स्थापना किया गया और संस्थापक थे नीलकंठ ब्रह्मचारी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर। नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर जो है, मद्रास में भारत माता समिति का स्थापना किया गया और इसके संस्थापक कौन है? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर हैं। इन्होंने तिनवेल्ली का जिला जज था ओशो को गोली मार दिया था। तिनवेल्ली के जिला जज को इन्होंने गोली मार दिया था 17 जून 1911 को। जब गोली मार दिया तो बाद में वांची अय्यर ने क्या किया? गिरफ्तारी के भय से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर दी। तो ये मद्रास की कहानी है। दिल्ली का जो है, मैंने आपको बताया था दिल्ली षड्यंत्र कांड, याद होगा, दिल्ली षड्यंत्र कांड। दिल्ली षड्यंत्र कांड 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। यह होने का कारण यह था कि लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली की राजधानी बनने पर औपचारिक रूप से प्रवेश कर रहा था, तो चांदनी चौक पर जो है हार्डिंग पर जो वायसराय थे उसको बम फेंका गया और इस बम को फेंकने वाले व्यक्ति थे, फेंकवाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। इसमें जो है रास बिहारी बोस के एक रसोइया थे, रसोइया बसंत विश्वास, और एक थे मनमथ विश्वास। बम फेंकने के लिए स्पेशली बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास को बंगाल से बुलाया गया था कि हार्डिंग पर बम फेंकना है, और रास बिहारी बोस का ही दिमाग था। तो लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका गया तो बसंत विश्वास को तो फांसी दे दिया गया, आपको पता ही होगा, 4 आदमी को दिया गया था। दिल्ली षड्यंत्र कांड इसको कहा जाता है। लेकिन रास बिहारी बोस क्या किए? जापान भाग गए। रास बिहारी बोस क्या किए? जापान भाग गए। और वहां जाके इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किए। ये तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बैंकॉक में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का रास बिहारी बोस स्थापना करते हैं, फिर सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन होता है। ये सब हम कहानी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में प्रमुख भूमिका रास बिहारी बोस का था, लेकिन वह बच गए दिल्ली षड्यंत्र कांड से। और बाद में 4 आदमी को जो है अवध बिहारी, अमीन चंद, बसंत विश्वास और बालकृष्ण, इन लोगों को जो है पड़ गया था फांसी का सजा। तो यह हो गया आपका जो प्रथम, एक तरह से कह सकते हैं कि 1915 के बाद जो है प्रथम चरण का क्रांतिकारी गतिविधियां, मतलब प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो भारत में 1915 तक आते आते समाप्त हो गया, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। फिर गांधी जी का पदार्पण भारतीय राजनीति में हो गया और गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने प्रयोग किया था, इन सब कारणों से जो लोगों का, आम लोगों का मोह भंग क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ और उनका गांधी पर विश्वास बढ़ा। लेकिन जैसे ही गांधी जी जो है 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन जब उनका वापस ले लेते हैं, तो फिर से भारत में 1922 के बाद
दूसरे चरण का क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो जाता है। इस दूसरे चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में कारण यह था, पहला कारण यह था कि असहयोग आंदोलन का गांधी जी द्वारा वापस लेना और लोगों का फिर से गांधी के प्रति मोहभंग होना एक बार, और फिर लोगों में क्रांतिकारियों के व्यक्तिगत बलिदान पर विश्वास करना। फिर से जो है वही पुरानी संस्थाओं को पुनर्जीवन किया गया, युगांतर, अनुशीलन समिति, इस सब का फिर से जो है पुनः उत्थान किया गया और लोगों में क्रांतिकारी भावना भरा गया। इसी समय रूस, चीन, तुर्की, मिस्र, आयरलैंड जैसे देशों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादी विद्रोह हुआ था, तो भारत में भी इससे प्रेरणा लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ी। इस चरण की एक और विशेषता थी समाजवाद, क्रांतिकारियों का समाजवादी रुझान, क्रांतिकारियों का समाजवादी रुझान और भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। भारत में जो दूसरे चरण का क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसमें समाजवादी गणतंत्र की स्थापना पर काफी बल दिया गया। तो ये दूसरे चरण का क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास लेंगे तो काफी एक साथ ज्यादा लंबा क्लास नहीं होना चाहिए। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ एक शायरी सुना रहा हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह लिखने वाले कौन है? तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, लेकिन नहीं, यह राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ नहीं है। यह लिखा हुआ है बिस्मिल अजीमाबादी का। ये किसका लिखा हुआ है? बिस्मिल अजीमाबादी का। अजीमाबादी का अर्थ हुआ पटना में एक जगह है अजीमाबाद, वहीं के बिस्मिल अजीमाबादी रहने वाले थे, पटना के रहने वाले थे, बिहार के पटना में। इनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद शाह मोहम्मद हुसैन। इनका पूरा नाम था सैयद शाह मोहम्मद हुसैन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये बिस्मिल अजीमाबादी का लिखा हुआ है। बिस्मिल अजीमाबादी पटना के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हुसैन है। बिस्मिल अजीमाबादी का जो सही नाम है वह है सैयद शाह मोहम्मद हुसैन। एक तो यह, और एक और जो क्रांति भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बार बार जो है एक शायरी पढ़ा जाता था, वह यह था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। यह किसका लिखा हुआ है? तो यह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का लिखा हुआ है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। उन्होंने जो क्रांतिकारी भारत में जो गतिविधियां काफी बढ़ी थी, तो क्रांतिकारियों का जो आदर्श गान था वह यही था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। यह किसका लिखा हुआ है? तो यह अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का लिखा हुआ है। परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और ये याद भी रहना चाहिए कि क्योंकि अधिकांशतः पाठक कंफ्यूज रहते हैं कि लिखा हुआ किसका है। कोई इसको भगत सिंह से जोड़ देते हैं, कोई राम प्रसाद बिस्मिल से जोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद अब आपका ये कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण 1922 के बाद का पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।